अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। सीडीएस और सीएपीएफ 2020 के लिए जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, आज इसका रहेगा पार्ट नंबर 4। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। अगर आपने पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सीडीएस और सीएपीएफ के लिए जो बैचेस हैं ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हो, मॉक्स चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारा बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 4। तो चलिए देखते हैं उलसूर लेक। तो देखिए, जब भी कर्नाटका की जो बड़ी बड़ी लेक्स हैं उनका जिक्र होगा तब तब जो है हमारी उलसूर लेक का नाम सामने आएगा। अब हुआ क्या कि जो हमारा एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। इस वजह से उस कमेटी का ये काम है, ये देखना है कि क्या इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से ये लेक जो है पोल्यूटेड तो नहीं हो रही। इसकी वजह से ये न्यूज़ में रही। तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सी स्टेट में है। बेंगलुरु के पास है, कर्नाटका में है उलसूर लेक, आपको पता होना चाहिए। आपका आज का होमवर्क है, आपने बताना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसका काम क्या है और वो कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं ब्लैक कार्बन लेवल। तो देखिए, अभी अभी क्या हुआ है, देखा गया है कि जो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है उसके पास ब्लैक कार्बन का लेवल जो है पहले से 400 गुना जो है बढ़ गया है। अब ब्लैक कार्बन जो है ये कहाँ से आता है? देखिए, जब इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है, जैसे कि लकड़ियां हो गई, फ्यूल हो गए, तो जब वो पूरी तरह से जलते नहीं हैं तो इनकम्प्लीट कंबस्शन होने की वजह से ब्लैक कार्बन जो है प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हीट और टेम्परेचर जो है हमारी पृथ्वी पर बढ़ता है। और ब्लैक कार्बन जो है क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रीज़न है। इवन आपको अगर ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज है वो किसकी वजह से होता है, तो पहला तो है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जो है वो है ब्लैक कार्बन लेवल। ब्लैक कार्बन लेवल जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज भी होगा। दूसरी चीज़, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ब्लैक कार्बन का वर्ल्ड में। इंडिया का भी आपको ये चीज़ जो है पता होनी चाहिए। अब इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होता है, तो आपको पता है जो हमारे फॉरेस्ट फायर्स वगैरह हो रहे हैं, काफ़ी जगह ऐसे केसेस देखने को मिले, चाहे ऑस्ट्रेलिया के, इवन इंडिया में भी हिमालयाज में काफ़ी केसेस आए हैं जहां पर जंगलों में आग लगी है जिसकी वजह से कार्बन लेवल पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद है कार्बन लेवल जो हमारा ब्लैक कार्बन लेवल है। और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है हमारा ब्लैक कार्बन का। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन है, ब्लैक कार्बन के ऊपर किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट देखते हैं, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ब्लैक कार्बन इन द वर्ल्ड। नहीं, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट है। और यही आपका होमवर्क है, आपने मुझे ये बताना है कि ब्लैक कार्बन का लार्जेस्ट एमिटर कौन है। तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरा, ब्लैक कार्बन इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज कंप्लीट कंबस्टन ऑफ कार्बन। नहीं, ब्लैक कार्बन फॉर्म होता है जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी है गलत। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट है गलत। ब्लैक कार्बन इन कैन कॉज चेंज इन रेनफॉल बाय इन्फ्लुएंसिंग द वेदर पैटर्न। बिल्कुल सही है, ब्लैक कार्बन की वजह से जो है रेनफॉल के पैटर्न में भी चेंज आता है, क्लाइमेट भी चेंज आता है। तो तीसरी स्टेटमेंट है ठीक, पहली दोनों है गलत। आंसर उसने पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगी, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 ओनली। तो चलिए चलते हैं आगे।
आगे देखते हैं पी के बैनर्जी, प्रदीप कुमार, पी के बैनर्जी, प्रदीप कुमार बैनर्जी, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो अब इनके ऊपर जो है क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जो प्रदीप कुमार बैनर्जी हैं, सिर्फ वो फुटबॉल के उम्दा प्लेयर ही नहीं थे बल्कि कोच भी थे। बहुत ही ज़्यादा जो है उनका कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे फुटबॉल में। तो अब आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि पी के बैनर्जी जो है वो किस खेल से संबंधित थे। तो आपको पता होना चाहिए वो थे फुटबॉल के साथ। इसके अलावा अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पूछे जाने हो तो किस तरह के आ सकते हैं। पहला कि फर्स्ट फुटबॉलर कौन थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। वो पहले फुटबॉल के कौन से खिलाड़ी थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। तो वो भी हमारे पी के बैनर्जी थे। और फीफा ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड भी इनको मिला था। फीफा ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड वो मिला था इन्हें 2004 में। इसके अलावा 1956 में ओलंपिक्स में इंडिया फुटबॉल में सेमीफाइनल में पहुंचा था। सेमीफाइनल में तो उस ओलंपिक्स में जो है पी के बैनर्जी ने भी भाग लिया था। आपने मुझे यह बताना है कि 1956 की ओलंपिक्स कहां पर हुई थी। इसके अलावा 1960 की ओलंपिक्स में पी के बैनर्जी कैप्टन भी थे इंडिया के। और इसके अलावा जो हमारी 1962 में एशियन गेम्स हुई थी, एशियन गेम्स, उसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था फुटबॉल में। तो उस टीम के भी जो पी के बैनर्जी जो थे पार्ट थे। और ये इंडिया की अब तक की बहुत बड़ी अचीवमेंट है फुटबॉल के रिलेटेड कि जब भी फुटबॉल के अचीवमेंट्स की बात आती है तो एशियन गेम्स जो 1962 में इंडिया ने गोल्ड जीता था उसकी बात काफ़ी बार होती है। तो आपको फैक्चुअल क्वेश्चन एफकेट में पूछे जा सकते हैं। सीडीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि पी के बैनर्जी का संबंध जो है किस खेल के साथ है। तो आपको सारा डाटा बता दिया है, तो इस चीज़ को रखना है याद। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं वित्तल टेम्पल। तो देखिए आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि वित्तल टेम्पल जो है वो कहाँ पर है। तो देखिए ये है हमारा हम्पी में। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा कि वित्तल टेम्पल में किस भगवान की पूजा होती है, किनके नाम पर इसका नाम वित्तल टेम्पल रखा है। तो वो है हमारे विष्णु जी। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। दो चीज़ें। तीसरा कि वित्तल टेम्पल न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए यहाँ पर ये जो पत्थर का रथ बनाया गया है इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसके आसपास जो है वुडन बैरिकेड लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, आजकल मोनूमेंट्स जो है काफ़ी ध्वस्त हो रहे हैं। काफ़ी बार जो है आपसी रंजिशों के कारण अटैक किया जाता है ऐसे मोनूमेंट्स पर, बिल्डिंग्स पर। तो उसमें क्या है कि अगर वुडन बैरिकेड्स लगा देंगे तो ये जो पत्थर का बना हुआ है मोनूमेंट इसको क्या होगा, बचाया जा सकेगा। तो इस वजह से वित्तल टेम्पल रहा है न्यूज़ में, ताकि ये खराब ना हो और इसके आसपास वुडन बैरिकेड्स बना दिए जाए जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है। तो वित्तल टेम्पल है इंपॉर्टेंट, कहाँ पर है पता होना चाहिए, किस भगवान से रिलेटेड है, विष्णु भगवान से। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं विवाद से विश्वास स्कीम। अब देखिए विवाद से विश्वास स्कीम क्या थी। जिस तरह से लास्ट ईयर एक स्कीम आई थी सबका विश्वास स्कीम, यानी कि विवाद से विश्वास स्कीम जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो हमारे केसेस चल रहे हैं पेंडिंग है उसको ख़त्म कर दिया जाए जल्द से जल्द, सरकार ये चाहती है। यानी कि जिन लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स जितना बनता था वो नहीं दिया, सरकार ने उनके ऊपर केसेस चलाए, अब उनको लगनी थी पेनल्टी। लेकिन सरकार कह रही है कि सरकार ने उनको दो ऑप्शन दी कि अगर आप 30 मार्च 2020 तक अपना केस जो है ख़त्म करना चाहते हैं तो जितना टैक्स बनता है आपने देना चाहिए था, आपको सिर्फ उतना दे दीजिए, हम आपसे कोई भी पेनल्टी नहीं लेंगे 30 मार्च 2020 तक। या फिर 30 मार्च 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में आप पैसे दे दीजिए जितना आपका टैक्स बनता था, और
पैसे के साथ साथ सिर्फ 10% पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर 30 जून 2020 तक नहीं देंगे तो जितना रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगनी है उतनी पेनल्टी आपको लगेगी। तो इन शॉर्ट आपको ये पूछा जा सकता है, विवाद से विश्वास स्कीम जो है कौन सी चीज़ को सेटल करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो कंप्लेंट्स केसेस चल रहे हैं उनको सेटल डाउन करने के लिए। तो ये रखना है याद। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं पावर ऑफ स्पीकर टू सस्पेंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए, लोकसभा स्पीकर ने रिसेंटली जो है 7 एमपीज को सस्पेंड कर दिया था। तो अब देखिए, आपको पता है कि जो हमारा पार्लियामेंट का प्रोसीजर चलता है ना, वो अलग अलग सत्रों में चलता है, यानी कि अलग अलग सेशंस होते हैं उसके। तो अब हुआ क्या, जब हमारा बजट सेशन चल रहा था, बजट सेशन, तो उसमें ये जो एमपीज हैं वो चाहते थे कि इमीडिएटली जो दिल्ली में वायलेंस हुई है उसके ऊपर चर्चा हो। तो इसको लेकर जो है तनाव ज़्यादा बढ़ गया। स्पीकर ने पाया कि जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, और उसका एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से स्पीकर ने उनको एमपीज को सस्पेंड कर दिया। अब प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहला कि स्पीकर जो है अगर कभी भी उसको लगता है कि अनुशासन भंग हो रहा है तो वो एमपी को सिर्फ उस दिन के लिए पार्लियामेंट से बाहर भेज सकता है, सिर्फ उस दिन के लिए। लेकिन अगर स्पीकर चाहता है कि उसको सस्पेंड करना है तो उसके लिए क्या होता है कि स्पीकर एक मोशन लेकर आता है जिसको भी उसने सस्पेंड करना है, और पार्लियामेंट में अगर वो मोशन पास हो जाता है तो उस एमपी को सस्पेंड कर दिया जाता है उस कंप्लीट सेशन के लिए, कंप्लीट रिमेनिंग सेशन के लिए। जैसे बजट सेशन चल रहा था, तो अगर जो बंदा सस्पेंड हुआ है वो कंप्लीट बजट सेशन के लिए सस्पेंड रहेगा। तो यहाँ पर जो आपने बात याद रखनी है कि अगर किसी भी एमपी को सस्पेंड किया जाता है तो वो सिर्फ उस सेशन के रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि उसके लिए मोशन लाना पड़ता है और पार्लियामेंट अगर उसको पास करती है तो सस्पेंड किया जाता है। तीसरी बात, क्या स्पीकर ने अगर कह दिया कि वो बंदा सस्पेंड रहेगा रिमेनिंग सेशन के लिए तो वो सस्पेंड रहेगा? नहीं। अगर उसकी सस्पेंशन कैंसिल करनी है तो दोबारा से एक मोशन पार्लियामेंट में आएगा, और पार्लियामेंट अगर कहेगी कि अब इसको सस्पेंड नहीं करना है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसको दोबारा से उसकी सस्पेंशन जो है कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये प्रोसीजर है, आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जा सके। तो वो है जो सेशन चल रहा है उसका रिमेनिंग पार्ट के लिए। जैसे बजट सेशन चल रहा था तो उसको रिमेनिंग बजट सेशन के लिए जो है सस्पेंड किया जा सकता था। अगर पार्लियामेंट दोबारा से मोशन पास कर दे उसकी सस्पेंशन कैंसिल करने के लिए तो वो भी प्रोविज़न है। तो आपको स्पीकर की इस पावर के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए, आज के लिए मैं विराम लेता हूँ, जल्दी मिलूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।